नमस्कार। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में आपका जो लेक्चरर है उसकी भर्ती आई हुई है और अब जैसे कि समाचार पत्रों से और आयोग के नोटिफिकेशन से पता चला कि अब मुख्य परीक्षा होगी करके, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम जो राजनीति विज्ञान है उसकी जो डेमो क्लासेज है वो आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका व्यवहारवाद। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट आपको सूचना दे दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट में जीत आईएएस पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, तो आप उनके द्वारा क्वेरीज भी ले सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यवहारवाद। हम व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। इसमें दो टॉपिक आपके हुए जुड़े हुए दिखते हैं, एक व्यवहारवाद और एक उत्तर व्यवहारवाद। तो आज हम बात करेंगे व्यवहारवाद के बारे में। तो शुरू करते हैं। व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, ठीक है। एक्चुअली जो व्यवहारवादी अवधारणा शुरू होती है इसका केंद्र बिंदु माना जाता है आपका अमेरिका। अमेरिका जो था इसका क्या था, केंद्र बिंदु था। हुआ क्या था कि शीत युद्ध के दौर में आपका जो शीत युद्ध के दौर में आपके दो विचारधाराएं जो थी उनकी वैचारिक लड़ाई थी। उसमें एक आपका साम्यवाद है, एक आपका जो है पूंजीवाद है। जो पूंजीवादी जो आपकी विचारधारा है वो आपकी जिसको आप नाटो कह लीजिए या जो अमेरिका समर्थित गुट था उसके साथ थी। और जो साम्यवादी विचारधारा थी वो थी आपकी किसके साथ, जो जिस समय उस तत्कालीन जिसको सोवियत संघ कहते हैं, यूएसएसआर। तो दो सैनिक गुट थे, वो आपस में क्या करते थे, लड़ते थे। तो उसी दौरान ये जो व्यवहारवाद आया आपका, ये व्यवहारवाद जो अवधारणा आई इसका केंद्र बिंदु का मतलब ही ये था कि इसमें क्या किया गया, जनरली आपका जो पूंजीवाद है, ठीक है, जिसको उदारवादी आपका लोकतांत्रिकवाद भी कहते हैं, तो उसको क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया, क्योंकि उसका समर्थन किया गया। अगर जब केंद्र बिंदु आपका अमेरिका होगा तो समर्थन भी किसका होगा, अमेरिका का होगा। नंबर एक, तो हमने क्या कहा कि इसका जो केंद्र बिंदु था अमेरिका, इसका केंद्र बिंदु था। तो अमेरिका से ये क्या, इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। एक या दो प्रश्न इससे बनते हैं, क्योंकि क्या है, अब जो आपको पता होगा कि आयोग ने ये कहा है, या आप कहें कि शासन के द्वारा जो आपका शासनादेश निकला है, जियो निकला है, उसमें यह बोला गया है कि आपकी मुख्य विषय की परीक्षा होगी, यानी कि आपका जो सब्जेक्टिव होगा वो पेपर होगा करके। तो उसके रिगार्डिंग जब आप पेपर का लेवल देखेंगे, क्योंकि भाई अब थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही पेपर है, अगर सिंगल पेपर है आपका तो उसका लेवल भी क्या होना है, थोड़ा सा अच्छा होना है। तो हमें क्या करना है, जो प्रश्न है, प्रश्न का जो नेचर है वो समझना है। और जब हम टॉपिक को समझेंगे तो उसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको जो हमारी पहली डेमो क्लासेज हुई थी तो उसमें भी मैंने कई बार आप लोगों से जिक्र किया था कि जैसे उसमें क्या पूछा जा सकता है कि एक ही प्रश्न के 3-4 आंसर भी पूछे जा सकते हैं, और जिसमें से ये पूछा जा सकता है कि ए बी सी डी या ए बी या बी सी, इस प्रकार के इसके क्या हो सकते हैं, उत्तर हो सकते हैं। एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा जो प्रश्न पूछने का तरीका हो सकता है, कथन कारक करके भी पूछा जा सकता है। एक कथन पूछ लिया और उसका कारण पूछ लिया आपसे, ठीक है, या तर्क करके पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति भी आपकी बदल कर आ सकती है। तो इसलिए हमको इसको क्या करना है, समझना है। तो एक चीज तो समझ में आ गई है भाई कि इसका अमेरिका केंद्र बिंदु होगा। तो अमेरिका की जो विचारधारा है वो उसको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा आपका व्यवहारवाद। ये आपको समझ में आ गया है, तो कई सारी चीजें समझ में भी आ गई हैं। दूसरा एक और इसका नाम है, उसका मैं नाम भी लिख देता हूं। एक बिंदु तो ये याद रखना आप, क्योंकि जब हम इसकी आलोचना करेंगे, जब इसका आलोचनात्मक परीक्षण किया जाएगा, जैसे कई सारे आपके क्या होते हैं, राजनीतिक विद्वान है, जब इसका आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं तो वो इसका जिक्र करते हैं कि भाई ये इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, तो इसका केंद्र बिंदु अमेरिका है। तो इसमें जितने भी आपके जो वहां के लोग थे, एक्चुअली इसमें एक नाम आता है, उसका नाम है आपका शिकागो स्कूल। शिकागो
स्कूल, ठीक है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और एक तीसरी चीज आती है कि जो व्यवहारवाद है आपका, इसको विज्ञानवाद भी कहा जाता है। तो दो तीन चीजें इसको हम समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमने ये कहा कि अमेरिका इसका केंद्र बिंदु था। तो भाई जो अमेरिका में विचारधारा चलेगी, स्वाभाविक रूप से अगर भारत कोई विचारधारा का केंद्र बिंदु होता है तो इसका मतलब ये है कि भारत में जो विचारधाराएं हमारी चलती हैं, जो जो हम जिस चीज को सपोर्ट करते हैं, वो इसका भी क्या रहेगा, इसको कहीं ना कहीं वो भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। एक दूसरा एक स्कूल है इसमें, शिकागो स्कूल। एक्चुअली जो ये शिकागो स्कूल है, इस शिकागो एक यूनिवर्सिटी भी है, आप लोगों को पता होगा। अमेरिका में एक शहर है शिकागो, और उस शिकागो में एक यूनिवर्सिटी है। तो उस विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, तो उनकी विचारधाराएं एक समान, तो इसको ये कह सकते हैं कि एक समान विचारधारा के लोग हैं। एक समान क्या है इनकी विचारधारा, ठीक है। तो जहां पर भी स्कूल का नाम आता है तो इसका मतलब है कि यहां पर जितने भी प्रोफेसर काम करते हैं, तो इन प्रोफेसरों की विचारधारा आपकी क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। तो एक ही चीज को सपोर्ट करते होंगे। तो ऐसा ही शिकागो स्कूल में भी था। तो शिकागो स्कूल में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक विद्वान हुए हैं। जैसे आपका ईस्टन है, अभी बताएंगे आपका ईस्टन को क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। तो डेविड ईस्टन इसी स्कूल के थे। इसके अलावा आपके आमंड थे, कैपलान थे, और इसके अलावा आपके रॉबर्ट डहल थे, हर्बर्ट साइमन थे। तो कई बड़े बड़े नाम हुए हैं शिकागो स्कूल से। तो इसका मतलब यह है कि एक समान विचारधारा के लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो शिकागो स्कूल में आपका प्रोफेसर होगा तो वही शिकागो स्कूल का क्या करेगा, इस विचारधारा को सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। इससे बाहर भी जो लोग हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, वो भी शिकागो विचारधारा को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं। तो एक चीज तो समझ में आई होगी, अमेरिका इसका केंद्र बिंदु था। दूसरा जो था, शिकागो स्कूल से ये क्या है, संबंधित है। अभी और आगे बात करेंगे इसमें। तीसरा, इसको विज्ञानवाद कहा जाता है। विज्ञानवाद का मतलब है, आप समझ गए होंगे कि जो साइंस की जो विशेषताएं होती हैं, वो सारी की सारी आपकी व्यवहारवाद में पाई जाती हैं, ठीक है। और चौथी चीज इसमें एक और चीज आप देखेंगे, यह एक क्या है, आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मतलब यह है कि एक्चुअली हुआ क्या था कि 1945 में जब आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद, क्योंकि उस समय तक ये माना जाता था कि जो आपकी विचारधाराएं हैं, जो आपका क्या है, जो आपकी क्या है, ये कह सकते हैं आप, जो सोचने समझने की शक्ति है या लिखने की शक्ति है, या ये कह सकते हैं कि जो अच्छा लिटरेचर है, बौद्धिक मास है, वो कहाँ पाया जाता है, आपका केवल पश्चिम में पाया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि 1945 के बाद, 1945 के बाद ये विचारधारा में क्या आया, अंतर देखने को मिला। इसके बाद क्या हुआ कि आपका इसका विस्तार हुआ, क्योंकि क्या हुआ, इसके बाद जो आपका थर्ड वर्ल्ड है, तृतीय विश्व के जो देश हैं, वो उनका आगमन हुआ। क्यों? क्योंकि वो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद से क्या हुए, आपके स्वतंत्र हुए। तो उसके बाद इस जो विचारधारा थी, जो आपका क्या था, बौद्धिक मास था, उसका भी प्रचार प्रसार हुआ। तो केंद्र बिंदु केवल यूरोप नहीं रहा, ठीक है। तो ये क्या है, एक आधुनिक विचार, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है। जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है उससे ये क्या है, बिल्कुल एक अलग है। इसमें अनुभववाद देखा जाता है, इसमें तथ्यात्मकतावाद देखा जाता है, ठीक है। जो विज्ञान क्या है, विज्ञान उसी को मानेंगे ना। अगर मैं कह दूं कि ये पेन है, अगर मैं इसको नीचे गिराऊं तो ये नीचे को आपकी गिरेगी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके द्वारा नीचे को ये अपने आप ही गिरती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी देश में जाएंगे, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप जापान चले जाएं, तो उस देश में अगर इस पेन को आप हाथ से छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, आपका टुवर्ड्स अर्थ ही जाएगी, यानी कि धरती की ओर ही ये गिरेगी। इसका मतलब है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, और ये क्या है, आपका विज्ञानवाद है, ठीक है। तो ये क्या है, हो गया आपका जो व्यवहारवाद है। ये व्यवहारवाद, आप इसको जब आप व्यवहारवाद को पढ़ते हैं तो कुछ जनरल चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इसमें क्या आएगा, साइंस आएगा। दूसरा, इसमें शिकागो स्कूल इन्वॉल्व होगा, ठीक है।
और तीसरा इसका केंद्र बिंदु अमेरिका होगा, और चौथा मैंने ये कहा कि आधुनिक राजनीतिक इसको सिद्धांत बोला जाता है। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लगभग आपका 25 से 30 साल ये चलता है। उसके बाद आपका उत्तर व्यवहारवाद आ जाता है, जिसको पोस्ट आपका बिहेवियरलिज्म कहते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद जब आता है तो इसकी कमियों के कारण ही आता है, ठीक है। तो ये क्या था आपका प्योर साइंस, इसको मान लिया जाता है, यहाँ पे विज्ञानवाद मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप साथ साथ में पूछ भी सकते हैं। तो ये आप कुछ बेसिक चीजें, क्योंकि क्या है कि आप चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिन याद भी रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न वो पूछता है, क्योंकि अगर कथन और कारक आ गया और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जो चीजें हैं, एक तो आपका सिंपल प्रश्न आ जाएगा फैक्ट पे आधारित, जैसे विशेषताएं पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और कोई और फैक्ट ये पूछ सकता है कि भैया इसके उदय के क्या कारण थे। और दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकता है, आपको समझ को टेस्ट करने के, कि भाई ये इसकी शुरुआत शिकागो स्कूल से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये शिकागो स्कूल क्या है। या आपको पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या है, नवीन अवधारणा है या नवीन राजनीतिक सिद्धांत है, या आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है, पूंजीवाद को समर्थित था। और मैंने आपको शुरुआत में यही बताया कि भाई इसका केंद्र बिंदु कौन है, अमेरिका है। और जब अमेरिका केंद्र बिंदु है इसका, तो इसका मतलब है कि अमेरिका में क्या होता है, पूंजीवाद शीत युद्ध का दौर है। 1945 के बाद ही इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो 1945 के बाद ये क्या आया था आपका, इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, तो मैंने पहले भी लिख दिया है आपका, जो द्वितीय विश्व युद्ध, या तो आप इसको ऐसे लिखें, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, या आप इसको ये कहते हैं कि 1945 के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई, या आंदोलन, या इसको आप कह सकते हैं विचारधारा की शुरुआत हुई। अब ये क्यों आया भाई, इसके उदय के क्या कारण थे। व्यवहारवाद के उदय के कारण, ठीक है। बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही था भाई, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत थे, जो परंपरावाद था, तो उसके प्रति आपका क्या हुआ, असंतोष हुआ। कोई चीज चली आ रही है, इसका उदय का कारण क्या है, क्यों आया, ये क्यों आया भाई, जो अभी तक परंपरागत रूप से जो चीजें चली आ रही थी उसका इन्होंने क्या किया, आपका विरोध किया। यानी कि ये कहा कि जो परंपरागत रूप से आपकी जो अवधारणाएं हैं, राजनीतिक सिद्धांत हैं, वो सही नहीं है। और जो व्यवहारवाद है वो ये मानता है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी, इन्होंने इसको विज्ञान माना, और ये कहा कि जो मूल्य होते हैं आपके, उसका इसमें किसी भी प्रकार का स्थान नहीं है। और मूल्य मैंने कई बार बता दिया आपका, क्योंकि भाई जो आपका क्या है, जो मूल्य है वो क्या है, वो आपके सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो चीजें हैं जो समाज में व्याप्त रहती हैं, ठीक है। मूल्य का मतलब ये समझ सकते हैं कि आपकी जो अच्छी चीजें होती है, गुड, ठीक। क्योंकि भाई हम जो मानवीय की जो विषय है हमारे, जैसे हमारा राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, समाज विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, तो इसको आप केवल प्योर विज्ञान नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इसमें ये मूल्य रहित चीजें होती हैं करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण थे। तो पहला कारण तो इसका यही था, जो परंपरावाद था, जो अभी तक चले आ रहे थे राजनीतिक सिद्धांत, उसके प्रति क्या था, असंतोष था, या उसके प्रति क्या था इनका। तो इसमें पहला वही लिख लेंगे कि परंपरावाद के प्रति असंतोष, ठीक है। परंपरावाद के प्रति क्या आया, असंतोष देखने को मिला, पहला। दूसरा, इसमें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके जो नए राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ, या ये कह सकते हैं इसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तृतीय, थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व के
देशों का उदय। आपका कोई प्रश्न होगा तो बीच में आप पूछ भी सकते हैं। तृतीय विश्व के देश उन देशों को कहते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, जो क्या थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से क्या थे, पिछड़े हुए देश। पिछड़ेपन के लिए जो है ये शब्द प्रयोग किया जाता है आपका थर्ड वर्ल्ड, इसको क्या बोला जाता है, तृतीय विश्व। इसमें कौन आते हैं, जैसे इसमें उस समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे वो कई सारे स्वतंत्र हुए थे, तो उनको सब मिलाकर क्या कहा गया, ये थर्ड वर्ल्ड है, तृतीय विश्व के देश हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या थी, बहुत सारी क्या थी, समस्याएं थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो उन समस्याओं के कारण इनके लिए एक शब्द जो है इजाद किया गया, इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, जिसको क्या बोला गया, तृतीय विश्व के देशों का उदय हो गया। जब तृतीय विश्व के देशों का जब उदय हुआ तो इसी समय एक और घटना हुई थी। तो इससे क्या हुआ, तृतीय विश्व के उदय के कारण, तो इसमें एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, जो राजनीतिक प्रभुत्व है, जो अभी तक क्या हुआ था, केवल यूरोपियन कंट्रीज में ही प्रयोग किया जाता था। क्योंकि आप देखते होंगे कि आपके जो ये आपके क्या हैं, पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं और फ्रांसीसी हैं, तो यही लोग क्या बनाते थे तब तक, उपनिवेश बनाते थे भाई, ताकतवर देश यही थे। तो उससे क्या हुआ, जो आपका पावर ऑफ सेंटर है वो आपका यूरोप से लेके क्या हुआ, आपका एशिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ या अन्य देशों की तरफ इसने क्या किया, मूव किया। उसमें जैसे चीन जैसे देशों का उदय हुआ, भारत जैसे देशों का उदय हुआ, तो और भी ताकतवर देश हुए। ऐसा नहीं हुआ कि आपका केवल यूरोप में ही आपका क्या रहेगा, प्रभुत्व रहेगा, वहीं से सबको कंट्रोल किया जाएगा, ऐसे देखने को नहीं मिला। तो इससे क्या हुआ, आपका जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व उसका विस्तार देखने को मिला, प्रभुत्व का विस्तार। तो इससे क्या हुआ, आपका प्रभुत्व का विस्तार हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रश्न है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उसका जवाब दिया जाएगा। वैसे समझ में आ रहा होगा। तो प्रभुत्व का क्या हुआ, विस्तार हुआ। और उसी दौरान एक और चीज हुई कि भाई जो पूंजीवाद था, क्योंकि उस समय तक अमेरिका ही ताकतवर था, तो अमेरिका के खिलाफ जो है एक जो उसका पूंजीवाद था, उसके खिलाफ जो यूएसएसआर का जो साम्यवाद था, उसका क्या हुआ, उदय हुआ। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। पूंजीवाद कहां चलता है, पूंजीवाद अमेरिका में। पूंजीवाद के विरुद्ध साम्यवाद का उदय। ठीक है, ये भी एक घटना थी। इसके कारण भी उस समय क्या आया, व्यवहारवादी जो क्रांति है वो देखने को मिली। और तीसरा एक और चीज थी, उस समय क्या हुआ कि एक्चुअली क्या था, जर्मनी में बहुत सारे ऐसे विचारक थे, जैसे कांट थे, ये लोग थे। तो ये क्या कर गए, क्योंकि जर्मनी में क्या आया, हिटलर आया, तो उसके डर से वहां से लोग जो है, जो बौद्धिक विचार थे उनका क्या हुआ, आपका वो शरणार्थी के रूप में दूसरे देशों में चले गए। जैसे कुछ अमेरिका में चले गए, कुछ ब्रिटेन में चले गए। तो इसने भी क्या किया, व्यवहारवादी आपका विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है, पांचवा लिखेंगे आपका, जो आपके कौन थे, शरणार्थी विद्वान। शरणार्थी विद्वान, किसके विद्वान, राजनीतिक विद्वान। तो शरणार्थी जो आपके क्या थे, विद्वान थे। ये भी इसका एक कारण था, क्योंकि ये जैसे कुछ लोग जो है शिकागो विद्यालय की ओर जिन्होंने क्या किया, आपका गमन किया, कुछ लोग जो है ब्रिटेन में चले गए, तो कुछ लोग दूसरी जगहों को चले गए। तो रीजन क्या रहा, तो ये जो शरणार्थी विद्वान थे, ठीक है, इसमें मुख्यतः कौन थे आपके, मुख्यतः जर्मनी के विचारक थे, मुख्यतः जर्मनी के विद्वान वो लोग थे इसमें। ठीक, तो ये बहुत सारे आपके रीजन हैं जिसके कारण आपका क्या आया, व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ। और इसके साथ साथ अगर विज्ञान की हम बात करेंगे तो उसमें शोध और तकनीकी का भी क्या हुआ, उस समय विकास हुआ। शोध एवं तकनीकी का विकास। अब भाई एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो आपके पहली बार जो है राजनीति विज्ञान पढ़ रहे होंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे।
अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई हम पढ़ें कैसे। देखो, कभी भी जब आप पढ़ना शुरू करें ना, सीधे याद करना शुरू ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीधे सीधे याद करना शुरू ना करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, आप बैठिए, पहले एक बार पूरे टॉपिक को समझिए ये है क्या करके। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, तीन चार चीजें बताई ना, उससे थोड़ी सी समझ आपकी विकसित हो जाती है किसके बारे में, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपको चैप्टर जो है बहुत अच्छा समझ में आता है। एक्चुअली क्या है, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होती है, हमें बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे आ जाते हैं फिर वो हमको समझ में नहीं आते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में तीन चार चीजें बताई आपको, मैं स्लाइड पीछे कर रहा हूं आपकी, ठीक है। तो इसमें हमने दो तीन चीजें मैंने आपको बताई, जैसे इसमें मैंने केंद्र बिंदु था, तो मैंने इसमें एक और चीज आपकी जोड़ी की कि वहां पर क्या था, पूंजीवाद था करके, तो इसका समर्थन इसमें देखने को मिला। दूसरा आपका हमने कहा कि शिकागो जो आपका विद्यालय है वो देखने को मिला। इसके अलावा जो विज्ञानवाद की बात की, इसके अलावा इसको मैंने आधुनिक राजनीतिक विचारधारा बोला। तो जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने बैठे तो उसमें एक चीज आप जरूर देखें, आप क्या करें कि आप एक बार उसका आपका क्या करें, एक मोटा मोटा खाका बना लीजिए कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है करके। और उससे क्या होगा कि आप एक बार क्या समझ जाएंगे, टॉपिक को समझ जाएंगे। जब आप टॉपिक को समझ जाते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं करके। आप चाहे किसी विचारक को पढ़ें तो विचारक में भी आपके यूनिक होते हैं विचारक, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे विचारधाराओं का समावेश होता है। कुछ पूंजीवादी मिलेंगे, कुछ समाजवादी मिलेंगे आपको, ठीक है, अलग अलग प्रकार का उनका एक बिल्कुल जो होंगे कि एक दो विचार उनके ऐसे होंगे जो आपके क्या होंगे, वो उसी के लिए जाने जाएंगे, उसी के आधार पर जाने जाएंगे। और एक आध किताबें उनकी उसी आधार पर क्या होती हैं, लिखी होती है, क्योंकि विचार जब लिखे होंगे तो उनकी बुक से लिखी होंगी, तो वो बुक्स से ही वो क्या होते हैं, पहचाने जाते हैं, उन विचारों से ही पहचाने जाते हैं। तो वो किस चीज के लिए फेमस है, तो एक बार जरूर उसको आप देखा है। तो जब भी हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं तो मैं शुरुआत में यही बताता था आपको कि इस चैप्टर में आपका क्या दिया गया है, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो उसको भूमिका भी आप कह सकते हैं, यानी कि हम उसको जानने का क्या करते हैं, एक प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे इसमें, ये जो इसका इसमें व्यवहारवाद के उदय के क्या थे, कारण थे, तो ये हमने आपको बताया। अब बात करते हैं भैया कि जो आपका व्यवहारवादी क्रांति आई, तो ये व्यवहारवाद है, इसका अर्थ क्या है। जैसे कि मैंने कि एक शब्द में आपको बता दिया कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, विज्ञानवाद है। इसमें साइंस के बारे में बात की गई है, तथ्यों के बारे में बात की गई है, अनुभववाद के बारे में बात की गई है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसमें प्योर साइंस की बात हो रही है कि इसमें आपकी, तो इसलिए इसको कहीं कहीं पे विज्ञानवाद भी व्यवहारवाद को कहा जाता है। लेकिन कई सारे आपके जो विचारक हैं उन्होंने इसके बारे में अलग अलग आपके क्या की हैं, टिप्पणियां की हैं, या कहें कि उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। तो उसके बारे में हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो व्यवहारवाद की विशेषताएं, सॉरी, व्यवहारवाद का अर्थ लिखिए पहले, व्यवहारवाद का अर्थ इसमें डालिए, व्यवहारवाद का अर्थ। विशेषताएं में आएंगे अभी, पहले हम अर्थ की बात, या इसको ऐसे लिख लीजिए परिभाषा, अर्थ या परिभाषाएं आप इसमें देख सकते हैं। तो जो पहली परिभाषा है वो आपकी क्रिक पैट्रिक की है। ठीक, तो जो क्रिक पैट्रिक है उन्होंने परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि भाई जो व्यवहारवाद है ये एक मनोदशा है और एक आपका क्या है, सुधारवादी आंदोलन है। व्यवहारवाद एक मनोदशा तथा सुधारवादी आंदोलन है। ठीक है, व्यवहारवाद एक मनोदशा और सुधारवादी आंदोलन है। डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का पिता भी कहते हैं। अभी बात करेंगे क्योंकि इन्होंने जो इनकी 8 अवधारणाएं इसके बारे में दी गई हैं उनके बारे में प्रश्न आता है, तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो डेविड ईस्टन ने इसको एक बौद्धिक पद्धति और शैक्षणिक आंदोलन कहा है।
डेविड स्टन ने व्यवहारवाद को बौद्धिक पद्धति एवं शैक्षणिक आंदोलन कहा है। बौद्धिक पद्धति एवं शैक्षणिक आंदोलन कहा है। शैक्षणिक आंदोलन कहा है इसको, व्यवहारवाद को। कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं बीच में, वैसे समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई प्रश्न है तो ये भी आप पूछ सकते हैं। रॉबर्ट डहल, इनकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है इसके बारे में। रॉबर्ट डहल तो ये कहते हैं कि जो परंपरावाद था, परंपरावाद के विरुद्ध ये क्या था, आंदोलन था। क्या कहा है, परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन था। ठीक है, ये कहा है आपका रॉबर्ट डहल ने। अब एक्चुअली क्या है कि भाई जितने लोग हैं उन्होंने इसको अलग अलग अर्थों में क्या किया है, प्रयोग किया है। अब जो व्यवहारवाद आया, इसमें कई सारे आपके जो राजनीतिक विद्वान थे उनका योगदान है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। व्यवहारवाद बारे में अन्य विद्वानों का योगदान। ठीक है, तो कौन कौन से विद्वान हैं? एक्चुअली जो हमें जो है विज्ञान दिखता है जब हम क्या पढ़ते हैं, राजनीतिक विचारकों को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये विचार जो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यथार्थवादी आपके अरस्तु हैं, तो अरस्तु के विचारों में सबसे पहले आपकी जो व्यवहारवाद की झलक है वो दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरस्तु की। अरस्तु को क्या कह सकते हैं आप, व्यवहारवाद का पितामह कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से मानी जा सकती है आपकी, क्योंकि उनकी जो लेखनी है, जो उनके विचार हैं, वहां पे यथार्थवादी विचार आपको देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो अरस्तु है वो क्या है, व्यवहारवाद का पितामह है, क्योंकि शुरुआत यहीं से मानी जाती है, व्यवहारवाद का पिता। इसने हालांकि कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया, व्यवहारवाद शब्द सबसे पहले जो प्रयोग किया वो डेविड स्टन ने किया, इसलिए डेविड स्टन को क्या बोला जाता है, व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। इसको पिता मां कह सकते हैं, क्योंकि इसके विचारों में आपका देखा जाता है कि इन्होंने भी क्या कहा, आपका साइंटिफिक अप्रोच अपनाई, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके जो है विचारों में देखने को मिलता है, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, इनके विचारों में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्षवाद किसके द्वारा दिया गया था, कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं। तो अगस्त कॉम्टे के विचारों में भी आपको क्या है, व्यवहारवाद की जो है झलक दिखाई देती है। ये किसको मानते हैं, ये मानते हैं आपका अनुभववाद को, यानी कि जिसको हम अनुभव करेंगे, जो वास्तव में होता है, तो वही क्या है, सही है। तो ये भी जो ये प्रत्यक्षवाद भी है, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, व्यवहारवाद के विचारों में। ये इनकी विचारधारा भी हमें क्या करती है, देखने को मिलती है। एक और चीज है, एक बुक जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि क्या है, इसमें तथ्यात्मकता रहती है। भैया जो साइंस है, साइंस में आपको फैक्ट मिलेंगे, यानी कि उसमें एक्यूरेट चीजें होती हैं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई आपका गुरुत्वाकर्षण का मान या ग्रेविटी का मान, जी का मान 9.8 होता है, तो वो 9.8 ही होता है, तथ्यात्मक चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक बुक है आपकी ब्राइस के अनुसार, वो कहता है कि भाई जो व्यवहारवाद में सबसे ज्यादा आपका क्या है, आवश्यक है, वो है तथ्य तथ्य तथ्य। इनकी किताब ही है ये, ठीक है, फैक्ट 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 करके, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये बुक लिखी है। तो ये क्या कहते हैं, ब्राइस के अनुसार, ब्राइस के अनुसार, तो ब्राइस कहते हैं कि भाई क्या है आपका, तथ्य तथ्य
और तथ्य, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, कहते हैं फैक्ट 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 करके। तो इन्होंने बात की है आपके, किसने, ब्राइस ने। इसके बाद भाई आपका जो शिकागो आपका क्या है, स्कूल है, उसकी तो है ही है, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। चौथी जो है इसमें, जो चौथी चीज जिसका योगदान है वो है आपका शिकागो स्कूल। अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, शिकागो स्कूल ऐसा स्कूल है जिसकी विचारधारा एक समान है, यानी कि यहाँ पे क्या चलती है आपकी, जो आपकी व्यवहारवादी विचारधारा है, जो आधुनिक विचारधारा है, वो देखने को मिलती है। ये आपका क्या है यहाँ पर, इसने यहीं से जो है आपका व्यवहारवाद क्या हुआ था, शुरू हुआ था, क्योंकि डेविड ईस्टन भी इसी विद्यालय में क्या करते थे, इसी स्कूल में क्या करते थे, पढ़ाते थे। तो इसकी शुरुआत जो होती है व्यवहारवाद की, वो यहीं से मानी जाती है। व्यवहारवाद की शुरुआत इसी स्कूल से हुई है, इसी स्कूल से हुई है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके शिकागो स्कूल क्या है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर क्या है, एक जैसे विचारधारा के लोग जो हैं देखने को मिलते हैं। इसी स्कूल में एक नाम है आपका चार्ल्स मरियम करके, इसी स्कूल में है। अब इसी स्कूल से जो है आपका व्यवहारवाद का उदय हुआ है। तो इसी स्कूल में बहुत सारे क्या होंगे आपके विद्वान होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर होंगे जिनने व्यवहारवाद के बारे में बात की गई है। तो इसी में एक नाम है आपका चार्ल्स मरियम, इसी स्कूल के हैं। ठीक है, चार्ल्स मेरियम, ये पूछा जाता है चार्ल्स मेरियम का नाम। ठीक है, तो इनकी एक बुक है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है, तो ये बुक को याद रखना आप। तो इसी में इन्होंने व्यवहारवादी विचार दिए, और वास्तव में जो इसकी शुरुआत मानी जाती है चार्ल्स मेरियम से ही मानी जाती है। इसलिए चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है, को बौद्धिक पिता कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स मरियम को बौद्धिक पिता कहा जाता है। व्यवहारवाद की शुरुआत इनके विचारों से ही शुरू होती है। ठीक है, चार्ल्स मरियम, तो ये इनकी बुक याद रखना, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि पूछी जाती है बहुत बार। तो चार्ल्स मरियम को बौद्धिक पिता भी कहा जाता है, किसका, आपका व्यवहारवाद का। इसमें लिख लीजिए चार्ल्स मरियम को, इसमें एक शब्द जोड़ दीजिए आप, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है करके। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चार्ल्स मरियम से ही इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। अब जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हम डेविड ईस्टन ने ये शब्द दिया व्यवहारवाद, इन्होंने व्यवहारवाद कहा नहीं लेकिन विचार दिए। तो इससे पहले हमने जब कहा कि भाई ये विचार तो हमें कहाँ भी देखने को मिलते हैं, अरस्तु की जो आपकी क्या है अध्ययन पद्धति है, उसमें भी हमको विज्ञान दिखता है। तो जब हम व्यवहारवाद को ही विज्ञानवाद कह रहे हैं, तो ये विचार हमें जो है अरस्तु के विचारों में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो, क्योंकि शिकागो स्कूल है, तो शिकागो स्कूल से इसकी शुरुआत हुई कि भाई इस तरीके से एक नई विचारधारा है जो किसको सपोर्ट करती है, आपका पूंजीवाद को सपोर्ट करती है, विज्ञान को सपोर्ट करती है। तो इनके विचारों में जब इन्होंने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नए आयाम लिखे किसके, राजनीति की। ठीक है, तो तब चार्ल्स मरियम ने पहली बार बताया कि भैया इस तरह की क्या है, एक विचारधारा है करके। इसके बाद इसी स्कूल में एक और प्रोफेसर थे जिनका नाम था क्या, आपका डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन ने पहली बार जो है आपका कौन सा शब्द दिया, व्यवहारवाद करके। तो आप लिखेंगे डेविड ईस्टन द्वारा व्यवहारवाद शब्द दिया गया, व्यवहारवाद शब्द
दिया गया। किसके द्वारा? डेविड ईस्टन को। इसीलिए डेविड ईस्टन को क्या कहा जाता है? व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का आपका पिता कहा जाता है। ये इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है, ये भी आपके शिकागो स्कूल में ही पढ़ते थे। अब इनकी एक प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, इन्होंने क्या किया कि व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं वो किसने रखी? इनके द्वारा रखी गई। इसको बोला जाता है कि व्यवहारवादी जो धर्म है, क्या है व्यवहारवाद? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आपका 8 आधारशिलाएं रखी हैं इन्होंने। जो 8 चीजें हैं वो बताया कि भाई यही क्या है, व्यवहारवाद है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है इनको क्या बोला जाता है, भाई व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, राजनीतिक शब्द दिया। ठीक है, डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। तीसरी चीज इसमें आप याद रखेंगे, ये भी डेविड ईस्टन ही है, बहुत प्रमुख है हमारे लिए, कि डेविड ईस्टन ने क्या दिया, आपकी इसकी बौद्धिक आधारशिलाएं दी। डेविड ईस्टन ने क्या कहा, व्यवहारवाद की 8, ये बहुत बार पूछा जाता है, बौद्धिक आधारशिलाएं। अब ये सीधे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या कौन कौन सी आधारशिलाएं हैं दी। ठीक है, इन्हीं जो 8 आधारशिलाएं हैं, इनको आपका कहीं कहीं पर आपका व्यवहारवादी धर्म भी कहा गया है। इन्हीं 8 आधारशिलाओं को व्यवहारवादी धर्म भी कहा गया है। व्यवहारवादी धर्म भी कहा गया है। ठीक है, इन्हीं 8 आधारशिलाओं को व्यवहारवादी धर्म भी कहा जाता है। तो ये बौद्धिक आधारशिलाएं हैं। एक्चुअली डेविड ईस्टन ने एक लेख लिखा था आपका, करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। ठीक है, उसमें इस 8 आधारशिलाओं को उन्होंने दिया है। तो एक लेख लिखा है इन्होंने, डेविड ईस्टन द्वारा लिखे लेख, करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। में 8 आधारशिलाएं दी गई हैं। 8 आधारशिलाएं दी गई। ठीक है, डेविड ईस्टन द्वारा लिखे गए लेख। ठीक है, करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो इसमें जो है उन्होंने 8 आधारशिलाओं का आपका क्या किया है, वर्णन किया है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई 8 आधारशिलाएं किसके द्वारा दी गई हैं, तो वो डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई हैं। या बौद्धिक आधारशिलाएं भी कहा गया है इनको। तो ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो एक एक करके। तो जो 8 आधारशिलाएं हैं, 8 बौद्धिक आधारशिलाएं, बौद्धिक आधारशिलाएं। ठीक है, कौन कौन से हैं 8 बौद्धिक आधारशिलाएं? पहली है आपकी नियमितता। नियमितता, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है नियमितता, रेगुलेटरीज इसमें होनी चाहिए, यानी कि इसमें समानता होनी चाहिए, और एक रूपता को खोजा जाता है आपका किसमें, व्यवहारवाद में। तो इसमें आप लिख सकते हैं
कि एक रूपता, या इसको आप बोल सकते हैं कि समानता को खोजा जाता है, को खोजा जाता है। ठीक है, पहला है आपका नियमितता, दूसरा है आपका सत्यापन। सत्यापन, सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करोगे भाई, जो भी आप एक रूपता, समानता, जो भी आप चीज निकाल के ला रहे हो तो उसका सत्यापन करेंगे। तो जब जब भी आपका साइंस में सत्यापन किया जाता है तो उसके लिए क्या, किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे हम क्या बनाते हैं, प्रश्नावली बनाते हैं, एक तरीका होता है आपका रिसर्च करने का, वैज्ञानिक तरीका है एक। ठीक है, तो प्रश्नावली हमारे द्वारा बनाई जाती है, साक्षात्कार हमारे द्वारा किया जा सकता है, अनुसूची हमारे द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, साक्षात्कार, अनुसूची, अनुसूची हमारे द्वारा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, या खाली जो है अवलोकन देखकर भी आप बता सकते हैं, इसका सत्यापन कर सकते हैं फैक्टों का। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिसके द्वारा आपका क्या किया जाता है, सत्यापन किया जाता है। तो दूसरी आधारशिला है आपका सत्यापन। तीसरा है आपका तकनीक, जिसको आप तकनीक को क्या भी बोलते हैं, आपने बीएड के दौरान पढ़ा होगा। तकनीक को बोला जाता है आपका प्रविधियां। ठीक है, टेक्निक जिसको आप बोलते हो, विधियां और प्रविधियां आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो प्रविधियां हैं, अब प्रविधियों में किसका प्रयोग किया जाता है भैया, आप सैंपलिंग करेंगे। अब आपने जो है प्रश्नावली बनाई, साक्षात्कार बनाया, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सैंपलिंग आपके द्वारा की जा सकती है। इसके लिए मतलब ये कहा जा सकता है गणितीय मॉडलों का प्रयोग किया जा सकता है। इसको मैं एक ही साथ लिख देता हूं, सैंपलिंग, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गणितीय मॉडलों का प्रयोग किया जाता है, मॉडलों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा है आपकी, जो तीसरी आधारशिला है, पहली नियमितता, दूसरा सत्यापन, पूरी साइंटिफिक अप्रोच है सत्यापन। तीसरा है आपकी जो प्रविधियां हैं, जो तकनीक आप प्रयोग करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। ठीक है, सैंपलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने क्या किया, 1000 कोई चीजें बन रही हैं, आपने 4 चीजें पकड़ी और उससे कहा कि ये 4 चीजों को आपने टेस्ट किया। जैसे आप देखते होंगे ना, दिवाली की के आसपास जो है आपकी जो मिठाइयाँ हैं और जो भी आपके स्वीट्स बनते हैं, तो उनकी सैंपलिंग की जाती है। तो ये मान लिया जाता है अगर उसमें से कुछ चीज़ें खराब निकली तो ये दुकान में जो भी चीज़ें बिक रही हैं वो खराब हैं, और अच्छी निकली तो भाई वास्तव में जो है आपकी सही चीज़ें हैं करके। तो तीसरा है आपका तकनीक, या जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रविधियां। चौथा है आपका परिमाणीकरण, परिमाणीकरण ये बहुत बार आता है। कौन कौन सी आपकी जो है क्या है, 8 आधारशिलाएं हैं करके, तो जरूर आप याद रखिएगा कि जो प्रमाणीकरण है, प्रमाणीकरण का मतलब है कि भाई कि हम जो भी मापन परिमापन जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो, शुद्धता के साथ हो। जो भी आप चीजें प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या हो, आपकी जो चीजें हैं निश्चित आए, स्पष्ट आए, सही आए, सत्य आए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आपका प्रमाणीकरण किया जाता है। तो उसको बोला जाता है आपका प्रमाणीकरण। ये होती है आपकी किसके लाने के लिए, शुद्धता और सही के लिए होता है। सही आपका क्या हो कि शुद्धता और सही शोध हो, सही शोध हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आपका प्रमाणीकरण किया जाता है। ठीक, यानी कि जो चीजें आप ले रहे हैं, पता चला आपसे कहा कि किसी गांव की सैंपलिंग करके लाना, आप दुकान में बैठे उसके नीचे आपने वहीं से सब चीजें लिख दी, ठीक है, तो वो शुद्ध नहीं हुआ। आपको गांव जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा लोगों से, भाई ऐसी चीजें हैं करके। ठीक है, कभी आप रिसर्च करेंगे तो ये जनरली आपके रिसर्च से रिलेटेड आपकी चीजें हैं, जो आपके क्या कह रहे हैं, जो इनकी बौद्धिक आधारशिलाएं हैं। तो इस शुद्धता और सही शोध हो तो उसको बोला जाता है आपका प्रमाणीकरण। इसके अलावा जो आपकी पांचवा है वो है आपकी मान्यताएं। ठीक है, मान्यताओं का मतलब है कि भाई इसमें जो मूल्य हैं
उनको हम क्या मापते हैं, मूल्य निरपेक्ष इसको माना जाता है, इसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया जाता है, तो जो हम मूल्य नहीं कहेंगे इसको, तो मूल्य निरपेक्ष, इस शब्द को याद रखना, बार बार पूछा जाता है कि इसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया गया है आपका व्यवहारवाद में। लेकिन जब हम उत्तर व्यवहारवाद की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे मूल्यों को क्या कर लिया जाता है, इसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो मान्यताएं होंगी वो क्या होंगी, मूल्य निरपेक्ष होंगी। इसके अलावा छठा है आपका क्रमबद्धता। क्रमबद्धता, भाई क्रमबद्धता का मतलब है कि जब हम किसी सिद्धांतों का निर्माण करेंगे व्यवहारवाद में, तो इसका मतलब है कि भाई जो शोध हो आपका वो कैसा है, व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं हो कि भाई आप कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो उसमें क्रमबद्धता हो। ठीक है, कि जो सिद्धांत निर्माण के समय तथ्य जो है, तथ्य क्रमबद्ध हो। ठीक है, तो आपकी जो छठी आपकी इसकी क्या है, आधारशिला है, वो है आपकी क्रमबद्धता। तो इसमें क्रमबद्धता भी आपकी क्या है, रहती है। तो छठा है आपका क्रमबद्धता। सातवां है विशुद्ध विज्ञान, पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार बता दिया है, शुरुआत से ही हम बोल रहे हैं इसको। ठीक है, अगर ये आगे को याद नहीं भी रखोगे ना, कम से कम इतनी चीजें याद रखना कि कौन कौन सी इसमें क्या है, इसकी 8 आधारशिलाएं हैं। लास्ट होता है आपका एकीकरण या समायोजन, 8वां एकीकरण। एकीकरण का मतलब है कि भाई जितने भी विषय हैं जो इससे संबंधित हैं, जो अंतर विषयक है, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको क्या करना, एक करना करके। ठीक है, या इसके विभिन्न पहलुओं को क्या करना, एक करना, इसके विभिन्न पहलुओं को एक करना। ठीक है, विभिन्न पहलुओं को क्या करना, आपका एक करना, उनको क्या कर लेना, आपका एक कर लेना। ठीक है, जो भी इससे अंतर विषयक आपके विषय इससे जुड़े होंगे उनको क्या कर देना, एक कर देना। तो अगर आपका प्रश्न आ जाएगा कि भाई जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं किसके द्वारा दी गई हैं, एक तो डेविड ईस्टन का, और ये बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन इसकी क्या है, आधारशिला नहीं है या आधारशिला है। अगर आप आगे नहीं भी याद करें तो कम से कम ये जो आपके क्या है, इसकी हेडलाइन है, ये जरूर आप इसको क्या कर लें, याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षाओं में कई बार आपकी पूछी जाती हैं, तो इसलिए आपको ये क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई व्यवहारवाद क्या है करके। तो थोड़ा सा इसकी विशेषताओं के बारे में भी देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडलाइन होगी वो होगी आपकी व्यवहारवाद की विशेषताएं। व्यवहारवाद की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है जो हमने सबसे अभी तक पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, विज्ञान पर बल देता है, विज्ञान पर बल। ठीक है, दूसरा कई बार बता चुका हूं, क्योंकि इसको ही विज्ञानवाद भी कहा जाता है, तो ये विज्ञान पर क्या देता है, बल देता है। दूसरा तथ्यों पर बल, अभी हमने ब्राइस को जो कह रहे थे कि तथ्य तथ्य तथ्य, फैक्ट 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 कहा था, तो तथ्यों पर क्या देते हैं, आपके बल देते हैं, फैक्टों पर बात करते हैं, तो तथ्यों पर बल। ठीक है, तीसरा जो प्रमुख है मूल्य निरपेक्ष, इसको मूल्यों का स्थान नहीं है इसमें, मूल्य निरपेक्ष। अनुभववाद, अनुभववाद। पांचवा प्रत्यक्षवाद। ठीक है, अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद, मानवीय व्यवहार पर बल। अगला छठा मानवीय व्यवहार पर बल। ठीक है, मानवीय व्यवहार पर बल। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, इसकी बात भी ये करता है, क्योंकि जब साइंस की बात करेंगे, वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत चीजें उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो विज्ञान होता है उसमें जो आपकी व्यक्तिगत चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट जो होता है यूनिवर्सलाइज्ड होता है,
यानी कि जो यहाँ होगा वो सभी जगह होगा। ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो वो रिजल्ट अलग आएगा, आप कर रहे हो तो वो रिजल्ट अलग आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलती है, आपका वस्तुनिष्ठता का भी देखने को मिलती है। और एक चीज और लिख लीजिए कि ये क्रांति थी किसके विरुद्ध, परंपरावाद के विरुद्ध, कि भाई जो परंपरावादी चीजें हैं या परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत हैं वो सही नहीं है, तो उनके विरुद्ध जो है एक क्या था आपका, ये परंपरावाद के विरुद्ध, परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन। ये भी आप इसकी क्या है, विशेषता है। तो ये होगी इसकी आपकी विशेषताएं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि परंपरावाद के विरुद्ध जो है आपका एक आंदोलन था, जो परंपरावादी आपकी सिद्धांत चलते थे तो उसके विरुद्ध आपका क्या किया गया था, एक आंदोलन किया गया था। ठीक, अब इसके कुछ आलोचक भी हैं। अब कई बार ऐसे प्रश्न भी बन रहे हैं कि भैया इसके जो आलोचक हैं वो कौन है, तो व्यवहारवाद की आलोचना, व्यवहारवाद की आलोचना। अब कई लोग हैं जो उन्होंने जो है व्यवहारवाद की आलोचना की है। इसमें जो पहला नाम है वो है लियो स्ट्रॉस का, याद रखना पूछा जाता है, लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस कहते हैं कि भाई आप लोगों ने इसमें कहा कि ये मूल्य रहित है, ठीक है, लेकिन आप इसमें जो है अमेरिका के मूल्य आपने इसमें क्या कर दिए, घुसा दिए, कहते हैं ये। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो अमेरिका में पूंजीवाद था, यानी कि ये इसकी आलोचना ये करते हैं कि अमेरिकी मूल्य जो है, मूल्य इसमें शामिल कर लिए, कहते हैं लियो स्ट्रॉस, इसमें शामिल कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई इसमें मूल्य शामिल नहीं होंगे करके, शामिल कर लिए हैं, तो अमेरिकी जो आपके मूल्य हैं इसमें क्या कर दिए गए हैं, शामिल कर दिए गए हैं। ठीक, तो पहले जो कौन है, लियो स्ट्रॉस। ठीक, ये कहते हैं कि जो अमेरिकी मूल्य है इसमें आपने शामिल कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, आपने क्या किए, इसमें मूल्य शामिल कर लिए, तो ये मूल्य रहित कैसे हुआ करके ये बात करते हैं। अगला है कार्ल पॉपर। नेक्स्ट वन आपका कार्ल पॉपर। पहला है लियो स्ट्रॉस, दूसरा है कार्ल पॉपर। ठीक, तो जो आपके कार्ल पॉपर हैं वो कहते हैं कि भाई ये व्यवहारवाद एक ऐसी चीज है कि छलनी में पानी ले जाने के समान है। व्यवहारवाद छलनी में पानी ले जाने के समान है, पानी ले जाने के समान है। ठीक है, जिसमें छलनी में पानी नहीं ले जाया जा सकता है, जो सीप होती है, उसी प्रकार जो है आपने जो विचार दिए हैं व्यवहारवाद में, वो जो है आप एक छलनी के समान है करके। ठीक, हन्ना ऑरेंट, हन्ना ऑरेंट, भाई हन्ना ऑरेंट क्या कहती हैं, हन्ना ऑरेंट ये कहती है कि ये जो आपका सर्वाधिकारवाद है, ठीक है, उसको पनपने के लिए आपने एक जमीन दे दी, ऐसा ये कहते हैं। सर्वाधिकारवाद को पनपने की जमीन दे दी। ठीक है, किसको कहते हैं, व्यवहारवाद को। तो कार्ल पॉपर है, सबसे पहले लियो स्ट्रॉस है। लियो स्ट्रॉस तो कहते हैं कि भाई ये आपने जो चीजें कही हैं इसमें तो आपको मूल्य थे ही नहीं, ठीक है, और मतलब ऐसा था, लेकिन आपने बाद में क्या कर दिया, आपने क्या जोड़ दिए इसमें, आपने बाद में आपके क्या जुड़ गए इसमें आपने अमेरिका के मूल्य तो जोड़े ही है, क्योंकि क्या है, आपने जो साम्यवादी दृष्टिकोण को, क्योंकि शीत युद्ध का दौर था, तो शीत युद्ध में दोनों विचारधाराओं की लड़ाई थी, तो उसमें अमेरिका इसका केंद्र बिंदु था, तो अमेरिका के मूल्य तो आपने इसमें शामिल कर ही दिए, ऐसा लियो स्ट्रॉस मानते हैं। कार्ल पॉपर कहते हैं कि भैया ये तो ऐसी चीज बना दी आपने, जो आपका छलनी है, छलनी में जिस प्रकार से पानी ले जाते हैं तो उसके समान बना दी।
और हन्ना अरेंटे कहती हैं ये सर्वाधिकारवाद पनपने की जमीन दे दी है आपने ये करके। अब हुआ क्या, उसके बाद आपका 1960 के दशक में कई सारी घटनाएं हुई। उसमें आपका जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट, अब जब हम उत्तर व्यवहारवाद पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। और अश्वेतों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला वहां पे। और इसके अलावा परमाणु अप्रसार हुआ, वियतनाम का युद्ध हुआ। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जो जिससे क्या है अमेरिका के समाज में उथल पुथल मचा दी। तो उसके बाद इसी व्यवहारवाद के विरुद्ध एक और वाद आया जिसको हम बोलते हैं उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, वो इसके विरोध में आया जब इसमें जो मूल्य नहीं है, जो उसमें मूल्यों को शामिल कर लिया गया, क्योंकि उस प्रकार का जो असंतोष था, उस असंतोष को ये थामने में क्या रहे, नाकाम रहे। उस असंतोष के विरुद्ध किसके, जो वहां के अमेरिका के समाज में इस व्यवहारवाद के कारण या उस तत्कालीन परिस्थितियां बनी, जैसे मैंने क्या कहा, उसमें क्यूबा मिसाइल संकट आया एक। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका में जो अश्वेत थे, ठीक है, जिनको आप कहीं कहीं पर जो गोरे काले का जो आंदोलन था, तो उन लोगों ने जो है वहां पे आंदोलन कर दिया, इसलिए इसी प्रकार वहां पे वियतनाम का युद्ध भी हुआ। और उसी समय क्या हुआ ना, परमाणु परीक्षण भी करने शुरू करे कई देशों ने, परमाणु परीक्षणों की होड़ लग गई, क्योंकि शीत युद्ध का उस समय क्या था, दौर था। इसके अलावा वियतनाम का युद्ध हुआ। तो इसके कारण जो है ये कहा गया कि ये जो व्यवहारवाद है ये सही नहीं है, और अब क्या आना चाहिए, उत्तर व्यवहारवाद आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी क्लासेस जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे हो रही हैं। हमारे स्क्रीन पे जो आपके नंबर चल रहे हैं इनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा मौका है, राजनीति विज्ञान में इस बार सबसे ज़्यादा पद आए हैं। एक बहुत बढ़िया आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि जब सब्जेक्ट का पेपर होगा तो वो इसी प्रकार का पेपर आता है। तो आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।